जीवन है। हर माता-पिता अपने बच्चे के लिए एक बेहतर भविष्य की कामना करता है और ये सोचता है कि भाई हमारा बच्चा संघर्ष ना करे। तो उनकी इच्छा थी, चूँकि उन्होंने फिर बाद में वेटरनरी डॉक्टर हुए वो, मेरी मदर भी होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर थी, तो उनकी इच्छा थी कि भाई उनका बेटा जो है वो डॉक्टर बने। लेकिन मेरी दिली इच्छा नहीं थी और ये एक दिन हमारे पिताजी मेरा एडमिशन कराने के लिए मेडिकल कोचिंग में ले गए, तो उस दिन मुझे लगा कि नहीं अब मुझे बोल देना चाहिए। तो मैं जब जा रहा था तो बीच रास्ते में मैंने बोला कि पिताजी आपसे कुछ पापा आपसे कुछ बात करनी है। जब बंबई जाने के बाद एहसास हुआ कि साहब आप तो एक बहुत बड़ी माया नगरी में आ गए हैं, जहां हम तो पटना के थिएटर करते थे तो तालियां मिलती थी और उससे ही लगता था कि साहब हमने बहुत कुछ जो है वहां पहुंचते के साथ बहुत कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो बहुत संघर्ष वाला जीवन तो दिखने लगा, लेकिन फिर भी मेरा इरादा टूटा नहीं। फिर हमने वहां पर सोचा कि ये देख लें कि हम आए हैं तो कहाँ ठहरेंगे। अगर नेक्स्ट टाइम हम आते हैं करना चाहता हूं और मुझे पैसे नहीं चाहिए। जी जी। मैं सिर्फ सेट पे आऊंगा, आपका हेल्प करूंगा, आपके काम को देखूंगा, जो हमसे आप कहेंगे वो करेंगे। तो बहुत खुश है, बोले ठीक है फिल्म सिटी में है तो आ जाओ। और मैं एकदम लगन से लग गया। वो उस दिन के बाद से वो इतना खुश हुए कि फिर मेरा पर डे भी बनने लगा, फिर मुझे कन्विंस भी मिलने लगा और उस काम से फिर दूसरे डायरेक्टर के यहाँ काम करने में आसानी होने लगी, यानी कि एक रास्ता बनने लगा। और टेक्निकली मैं जब बड़े डायरेक्टर्स जैसे सुभाष घई या इन लोगों की शूटिंग जहां होती थी, मैं जरूर जाता था उनकी टेकिंग देखने के लिए, वो कैसे काम करते हैं, उनके काम करने का स्टाइल क्या है। तो वो मैं ऑब्जर्व कर रहे हैं तो कोई ट्रॉली चलाएगा, कोई कुछ करेगा, उससे बेहतर है कि आप स्टिल फोटोग्राफी का नॉलेज लेकर के आइए, उसका एपर्चर, उसका ये सारी चीज आप करके आइए और फिर आप हमको ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा, वो मूल मंत्र मेरे दिमाग में बैठ गया। मतलब आप टेक्निकली अपने आप को फिट करके इंडस्ट्री में आइए, तब फिर आपका रास्ता बनने लग जाएगा। उसके बाद मैं पटना आया। फादर मदर ये जान चुके थे अब इसको यही करना है जी। और वो सहमत हो गए थे। उस समय पटना में फोटो मेकर्स बी.आर. इशारा की फिल्म बन रही थी, औरत का इंतकाम। उनको भी असिस्ट करने का मौका मिला और उसके बाद इत्तेफाक से पटना में कोइलवर से एक प्रोड्यूसर थे प्रमोद सिंह, जो फिल्म बनाना चाहते थे। तो उन्होंने अप्रोच किया, उसके लिए हम पटना आए और पटना आए तो फिल्म शुरू हुई। उस जमाने में मेरी इच्छा थी कि जब भी कोई फिल्म शुरू हो तो हिंदी में शुरू हो जी। तो हमने प्रोड्यूसर को मनाया कि भाई हम हिंदी प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, उसका बड़ा मार्केट है और ये है। सच पूछिए तो फिल्म बनाने का टेक्निकल नॉलेज था, लेकिन उसकी मार्केटिंग का नॉलेज नहीं था। होता है ना कि आपको यह सेटअप बना। नमस्कार साथियों, आज आपको पटना और बिहार के मशहूर डायरेक्टर प्रोड्यूसर संजीव टोनी से आपकी मुलाकात करा रहे हैं। बट संजीव टोनी जी ने क्या संघर्ष किया, किस तरह इस मुकाम पर हासिल किया। जैसा कि आप जानते हैं बिहार में जो है फिल्म का क्या भविष्य है और किस तरह से लोग संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचते हैं। तो संजीव टोनी से ही जानना चाहेंगे कि किस तरह आप इस लाइन में सर्वप्रथम आए सर। पहले तो बेनिफिट टीवी के दर्शकों को नमस्कार और रविंदर जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर इस लाइन में आने का आपने सोचा था, कैसे सोचा फिल्म लाइन में? एक्चुअली मेरी जर्नी शुरू होती है थिएटर से। अच्छा। जब मैं आईएससी करने के बाद जी मेरे माता पिता की ख्वाहिश थी कि हम डॉक्टर बने जी। लेकिन मेरी बचपन से ही इच्छा थी कि हम जो है वो फिल्म निर्देशक बने। और बचपन से ही कह लीजिए कि जब हम स्कूल टाइम में थे तब से ही क्लास बंक कर करके सेकेंड हाफ में थिएटर में पिक्चर देखने चले जाते थे, फिल्मों का नाम लिखते थे। मतलब एक जुनून था कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में ही जाना है, एक वो मुकाम हासिल करना है, ये मेरे दिमाग में था। और मेरे घर का जो वातावरण था वो मेरे पिताजी भी पहले थिएटर से ही थे। अच्छा अच्छा। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी
हम अपने पिताजी को बचपन में नाटक करते हुए देखते थे, तो और भी ज्यादा इच्छा प्रबल होती है, तो ये दिमाग में था। लेकिन मेरे फादर मदर, उनको लगा कि शायद ये संघर्ष भरा जीवन है। हर माता पिता अपने बच्चे के लिए एक बेहतर भविष्य की कामना करता है और ये सोचता है कि भाई हमारा बच्चा संघर्ष ना करे। तो उनकी इच्छा थी, चूंकि उन्होंने फिर बाद में वेटनरी डॉक्टर हुए वो, मेरी मदर भी होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर थी, तो उनकी इच्छा थी कि भाई उनका बेटा जो है वो डॉक्टर बने। लेकिन मेरी दिली इच्छा नहीं थी। और ये एक दिन हमारे पिताजी मेरा एडमिशन कराने के लिए मेडिकल कोचिंग में ले गए, तो उस दिन मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे बोल देना चाहिए। तो मैं जब जा रहा था तो बीच रास्ते में मैंने बोला कि पिताजी पापा आपसे कुछ बात करनी है। बोले हाँ हाँ बोलो, क्या बात है। तो हमने कहा कि पापा आप हमको ले तो जा रहे हैं, लेकिन मेरी इच्छा डॉक्टर बनने की नहीं है। तो पापा चौंके, उनको लगा भाई ये क्या बात बोल रहा है। तो फिर वो आधे रास्ते से हम लोग घर वापस आ गए। आधे रास्ते से घर वापस? हाँ, आधे रास्ते से ही घर वापस। मान गए? नहीं, मान नहीं गए, उनको लगा कि क्या बात है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है जी। आए तो फिर हमसे पूछा, तो हमने कहा देखिए पापा हम फिल्म इंडस्ट्री में ही जाना चाहते हैं और हमको एक अच्छा निर्देशक बनने का ख्वाहिश है मेरे अंदर में जी। तो फादर हमको फिल्म इंडस्ट्री की बहुत सारी जो नेगेटिव बात होती है जी, उससे वो उसकी कहानी सुना के हमको कन्विंस करना चाहते थे कि ये बहुत संघर्ष भरा लाइन है और तुम ये चुन रहे हो तो ये अच्छा नहीं है मत। और वो उस दिन एडमिशन नहीं हुआ। उसके बाद आईएससी का जब रिजल्ट आया जी जी, तो मैंने फैसला कर लिया। अच्छा, इसके पहले जब मैट्रिक मेरा खत्म हुआ तो मेरे पिताजी के द्वारा ही शुरू किया गया कला संगम करके एक नाट्य संस्था था। अच्छा। तो जब पिताजी मेडिकल में आ गए, जब डॉक्टर हो गए, तो फिर उसका कार्यभार जो है वो सतीश आनंद ने संभाला। जी जी, जो एनएसडी के से पास आउट डायरेक्टर थे और उस जमाने में उनका बहुत नाम था। उनका जो भी नाटक का प्रोडक्शन होता था बहुत बड़ा होता था। तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि हम उनके साथ काम करें, तो उनके पास चले गए और थिएटर ज्वाइन कर लिया जी। और थिएटर का जो शुरुआती होता है, यानी आप सेट बनाने से लेके पोस्टर टांगने से लेके हर चीज की शिक्षा और डिसिप्लिन, जीवन में अनुशासन में रहना है आपको, एक अच्छे कलाकार को एक अच्छा ये बनना है, ये सब सीखने को मिला जो बेसिक है। लेकिन ध्येय मेरा यही था कि मुझे फिल्म में ही जाना है। तो जब आईएससी का रिजल्ट आया तो हमने फैसला किया कि भाई हमको बंबई जाना है। बंबई जाना है तो अब कोई स्टोरी लाइन बनानी पड़ेगी, पिता को झूठ बोलना पड़ेगा, घर वालों को झूठ बोलना पड़ेगा। तो हमने कहा कि पापा जी हमारा जो है वो थिएटर ग्रुप जा रहा है बॉम्बे, तो हम जाना चाहते हैं जी। तो उनको विश्वास हो गया कि भाई ठीक है, वो थिएटर कर रहा है तो हो सकता है कि ग्रुप जा रहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं था। मेरे कुछ मित्र, बहुत खास मित्र थे जिन्होंने चंदा इकट्ठा किया था और उनकी ये ख्वाहिश थी कि हम जाकर के वहां जगह बनाएं ताकि वो पीछे से आ सकें। ये सोच करके हमारे मित्रों ने वहां गए, पैसा कंट्रीब्यूट किया, हमको अपने स्टेशन तक छोड़ने गए और मैं बंबई गया। जब बंबई जाने के बाद एहसास हुआ कि साहब आप तो एक बहुत बड़ी माया नगरी में आ गए हैं, जहां हम तो पटना के थिएटर करते थे तो तालियां मिलती थी और उससे ही लगता था कि साहब हमने बहुत कुछ जो है वहां पहुंचते के साथ बहुत कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो बहुत संघर्ष वाला जीवन तो दिखने लगा, लेकिन फिर भी मेरा इरादा टूटा नहीं। फिर हमने वहां पर सोचा कि ये देख लें कि हम आए हैं तो कहाँ ठहरेंगे, अगर नेक्स्ट टाइम हम आते हैं तो कहाँ ठहरेंगे, कहाँ रुकेंगे। उस पीरियड में यही काम हुआ। उसके बाद फिर हम कितने दिनों का था वहां बॉम्बे में? मतलब मुझे याद है कि 20 दिन तक मैं था। तो 20 दिन के दौरान 20 दिन में मैं जैसे तैसे कहीं कहीं किसी लॉज में ये मैं करके मैं टिका और मैंने देखा कहाँ रहना है मुझे। मैं आऊंगा तो फुल एंड फाइनल आऊंगा इस बार। अच्छा। तो मलाड में एक जगह मुझे दिखा और मैं बात करके भी आया और सेकंड टाइम मैं पूरी तैयारी के साथ घर वालों को झूठ बोल के ही। कितने साल बाद? ये तकरीबन साल भर बाद। अच्छा। मैं बॉम्बे चला गया।
बॉम्बे चला गया और मुझे याद है कि मैं बैग में अपने थिएटर का सारा फोटोग्राफ्स लेके जो प्रोडक्शन हाउस में उसमें घूमता था और कहीं लगता था कि कहीं कुछ एक्टिंग का ही काम मिल जाए या कहीं कोई असिस्टेंट रख ले, लेकिन इतना आसान नहीं था, इतना आसान नहीं था। लेकिन फिर धीरे-धीरे जब संपर्क होता गया, तो किसी-किसी छोटे डायरेक्टर्स जो फ़िल्म बना रहे थे, तो हमको आज भी याद है कि हेमंत राज करके एक डायरेक्टर हुआ करते थे, जो सारे कॉमेडियंस को लेके एक फ़िल्म बना रहे थे। मेरे ज़हन में उस फ़िल्म का नाम याद अभी नहीं आ रहा है। जी। तो उनके साथ शूटिंग करने का मौका मिला। कैसे मिला? कैसे आप मतलब उनसे मैं मिला और क्या बोले? तो मैंने कहा कि मैं आपको असिस्ट करना चाहता हूँ। जी। और होता क्या था ना कि जब आप किसी को असिस्ट करेंगे तो आपका पर डे होगा, आपको कन्वेंस मिलेगा। तो ये मैं जान गया था कि पैसे की वजह से ही लोग नहीं रखते हैं। अच्छा, अच्छा। तो हमने कहा कि सर मैं आपको असिस्ट करना चाहता हूँ और मुझे पैसे नहीं चाहिए। जी, जी। मैं सिर्फ सेट पे आऊँगा, आपका हेल्प करूँगा, आपके काम को देखूँगा, जो हमसे आप कहेंगे वो करेंगे। तो बहुत खुश हुए, बोले ठीक है, फ़िल्म सिटी में है, तुम आ जाओ। और मैं एकदम लगन से लग गया। वो उस दिन के बाद से वो इतना खुश हुए कि फिर मेरा पर डे भी बनने लगा, फिर मुझे कन्वेंस भी मिलने लगा और उस काम से फिर दूसरे डायरेक्टर के यहाँ काम करने में आसानी होने लगी। यानी कि एक रास्ता बनने लगा। और टेक्निकली मैं जब बड़े डायरेक्टर्स जैसे सुभाष घई या इन लोगों की शूटिंग जहाँ होती थी, मैं ज़रूर जाता था उनकी टेकिंग देखने के लिए। वो कैसे काम करते हैं, उनके काम करने का स्टाइल क्या है। तो वो मैं ऑब्जर्व करता रहता था। और इस तरह से एक हमारे रिश्तेदार भी थे जो अजय प्रभाकर उनका नाम है। वो बहुत नामी उस ज़माने में कैमरामैन थे और पूना से पास आउट थे। तो उनसे मैं गया मिलने के लिए और उनको हमने कहा कि सिनेमैटोग्राफी में भी, चूँकि आर्थिक तंगी भी चल रही थी। अच्छा, घर वाले हमसे बहुत नाराज़ हो गए थे। उन्होंने पैसा भेजना तो दूर की बात है, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अब आप मेरे दरवाजे पर आइएगा ही नहीं, क्योंकि उनके सपनों को हमने तोड़ दिया था। जी, जी। वो चाहते थे डॉक्टर बनाना, लेकिन हमको तो भाई फ़िल्म ही था। जी, जी। तो उनके पास हम गए, तो उन्होंने बैठा के मुझे समझाया। कहा कि तुम ऐसे ही हाथ-पैर मारने से बात नहीं बनेगी। जी। हम तुमको असिस्ट रख लें, लेकिन बहुत सारे असिस्टेंट्स हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। तो कोई ट्रॉली चलाएगा, कोई कुछ करेगा। उससे बेहतर है कि आप स्टिल फोटोग्राफी का नॉलेज लेकर के आइए। उसका एपर्चर, उसका ये सारी चीज़ आप करके आइए और फिर आप हमको जॉइन कर लीजिए। अच्छा। वो मूल मंत्र मेरे दिमाग में बैठ गया। मतलब आप टेक्निकली अपने आप को फिट करके इंडस्ट्री में आइए, तब फिर आपका रास्ता बनने लग जाएगा। उसके बाद मैं पटना आया। फादर मदर ये जान चुके थे कि अब इसको यही करना है। जी। और वो सहमत हो गए थे। उस समय पटना में फोटो मेकर्स करके एक हुआ करता था। वो कलर लैब खुला था। मानिक दा उसके मालिक थे। तो कैसे-कैसे किसी से पैरवी करके मैं उनके पास गया कि भाई मुझे सीखना है, इंडोर भी सीखना है, आउटडोर भी सीखना है। तो उन्होंने कहा कि आउटडोर के लिए तुमको कैमरा खरीदना पड़ेगा। तो हमने कहा कि तब तक पैसा नहीं है तो इंडोर ही सीखते हैं। बोले हाँ ठीक है, तो तुम आ जाओ। तो उनके यहाँ डेवलपिंग, प्रिंटिंग कैसे होता है, वो उनके साथ-साथ मैं सीखता रहता था। उसके बाद मैंने कैमरा स्टिल का खरीदा और फिर फोटोग्राफी का जो बेसिक चीज़ है, कुछ बुक्स भी लाके पढ़ने लगा, फोटोग्राफी करने लगा। ऐसे-ऐसे करके फोटोग्राफी से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया। उसके बाद फिर मैंने एक पिलार्ड बोलेक्स स्विट्जरलैंड का एक कैमरा है। इत्तेफाक से वो मिल रहा था किसी के द्वारा। जी, जी। तो हमने उसको खरीदा, जिसमें 100 फीट का रोल लगता था। 100 फीट का ही, 400 फीट का मैगजीन होता है, लेकिन उसमें सिर्फ 100 फीट का मैगजीन होता है। अच्छा। और आप उससे जैसे स्ट्रिंग का काम कर सकते हैं और फुटेज वगैरह आप ले सकते हैं, उससे न्यूज रील बना सकते हैं। उस जमाने में वो सब होता था। उस कैमरे को खरीद करके मैंने उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाना शुरू किया और धीरे-धीरे मुझे उसमें सफलता मिलती गई और मेरा काम जो है निखरता गया। उसके बाद फिर मैं बॉम्बे चला गया
फिर उसके बाद बी आर इशारा की फिल्म बन रही थी, औरत का इंतकाम, उनको भी असिस्ट करने का मौका मिला। और उसके बाद इत्तेफाक से पटना में कोइलवर से एक प्रोड्यूसर थे प्रमोद सिंह, जो फिल्म बनाना चाहते थे। तो उन्होंने अप्रोच किया, उसके लिए हम पटना आए। और पटना आए तो फिल्म शुरू हुई। उस जमाने में मेरी इच्छा थी कि जब भी कोई फिल्म शुरू हो तो हिंदी में शुरू हो। जी। तो हमने प्रोड्यूसर को मनाया कि भाई हम हिंदी प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, उसका बड़ा मार्केट है और ये है। सच पूछिए तो फिल्म बनाने का टेक्निकल नॉलेज था, लेकिन उसकी मार्केटिंग का नॉलेज नहीं था। होता है ना कि आपको ये सेटअप बनाना है, आपको ये प्लान। मुझे लगता था कि जैसे श्याम बेनेगल हो या फिर मृणाल सेन हो, ऐसे लोगों का मेरे दिमाग में चलता था कुछ ऐसी फिल्म बनानी है जो लीक से अलग हटके हो और लोगों को पसंद आए और फिर एक अच्छा मुकाम मिले। जी। तो ऐसा ही सोच करके मैं लगा हुआ था। उसी दरमियान तो मैंने कहा कि भाई आप हिंदी फिल्म बनाइए। तो कुछ दिनों तक राइटिंग वगैरह का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन अचानक उन्होंने उस समय बिहार वित्त निगम में ये अनाउंस हुआ कि जो रीजनल फिल्म भोजपुरी बनाएंगे उनको 2 लाख रुपए की सब्सिडी मिलेगी। जी। ये सुन के उन्होंने अपना इरादा बदल लिया और उन्होंने फिल्म भोजपुरी शुरू कर दिया। फिल्म का नाम था सांची प्रीतिया हमार। जी। लेकिन उस दरमियान में उनके साथ, चूंकि मैं बॉम्बे के परिवेश से आया था, वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। जी। बात बात पर झगड़ा होता था, वो मुझे टीच करने की कोशिश करते थे, सब्जेक्ट में उनकी दखलंदाजी थी। कभी कभी तो कहते थे कि भाई उनका भाई कैरेक्टर में प्ले करेगा, उनके चाचा प्ले करेंगे, ऐसा करके वो मतलब इन सब बातों को लेकर के उनसे हमारा मतभेद बनने लगा। जी। और एक दिन ऐसा ही हुआ कि हमारा रिलेशन खराब हो गया और मैं बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गया कि एक मौका मुझे मिला था इंडिपेंडेंट करने का, वो मेरे हाथ से निकल गया। इसी बीच में हमारे फादर ने मुझे सहयोग किया। मैं बहुत डिस्टर्ब था, मैं घर में ही रह रहा था, बॉम्बे नहीं जा रहा था। इसी दरमियान मेरे फादर ने कहा कि तुम क्यों बॉम्बे नहीं जा रहे हो? तुमने कहा पापा जी हम तो, लोगों को मालूम है कि हम इंडिपेंडेंट करने जा रहे हैं, फिल्म करने जा रहे हैं, और लौट करके अपने दोस्तों को क्या मुंह दिखाएंगे, क्या कहेंगे लोग। तो उन्होंने मेरा, वो समझ गए और उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि हम हैं, तुमसे जो भी आर्थिक मदद होगी हम करेंगे, तुम फिल्म शुरू करो और भगवान सब पूरा करेंगे। तो सच पूछिए कि बिल्कुल जैसे अंधेरे में कोई दीपक आपको मिल जाता है, उजाला मिल जाता है, और पूरी ताकत के साथ जैसे लगा कि मैं बिल्कुल ही फिनिश हो गया था, लेकिन इतनी ऊर्जा के मिली हमको। उसके बाद मैं बॉम्बे गया और रस्मों की जंजीर फिल्म का निर्माण शुरू किया अपने अपने हाँ, प्रोडक्शन हाउस 1984 में हमने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस खोला, टोनी आर्ट इंटरनेशनल के नाम से। अच्छा। और मेरी पहली फिल्म शुरू हुई रस्मों की जंजीर एज ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर। और मेरे दिमाग में वो मैंने कहा ही कि श्याम बेनेगल और ये सब था, तो मुझे लगता था कि मुझे आर्ट फिल्म ऐसी लीक से अलग हटके बनानी, और वैसा ही सब्जेक्ट प्लान किया, वैसे ही कास्टिंग भी मैंने की और फिल्म बनी। बहुत संघर्ष हुआ। उस जमाने में बिहार में कुछ नहीं था, हमको नेगेटिव भी उसकी परमिट बनानी पड़ती थी, रॉ स्टॉक स्टायरिंग कमेटी से परमिट बनानी पड़ती थी, और नेगेटिव वहां से लाना पड़ता था या फिर कलकत्ता से लाना पड़ता था, और बहुत संघर्ष था। मतलब वो समझिए कि मैंने जो बीड़ा उठा लिया था वो जितना आसान था उतना आसान था नहीं। अच्छा। और हर 4 दिन 5 दिन के शेड्यूल के बाद फंड खत्म हो जाता था और फिर दूसरे शेड्यूल की तैयारी में हम जुट जाते थे। मतलब ये वक्त हम समझ आर्थिक रूप से, लेकिन ये फिल्म गिरते पड़ते संघर्ष करते करते तकरीबन हम समझते हैं कि 1.5 साल, पौने 2 साल में ये सफर पूरा हुआ और फिल्म कंप्लीट हुई। फिल्म कंप्लीट होने के बाद मुझे लगा कि अब तो सब काम पूरा हो गया, लेकिन जब मैं मार्केटिंग के लिए गया, जब मैं ट्रायल के लिए गया, तब मुझे लगा कि शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे जो फिल्म अच्छी लग रही है, कुछ जरूरी, जब डिस्ट्रीब्यूटर ट्रायल में वो देखते थे तो कहते थे लगता है आपने अपने घर में देखने के लिए फिल्म बनाई है।
मतलब उनका क्रिटिसाइज झेलना पड़ता था, उनका रिजेक्शन झेलना पड़ता था और हताश हो गए। लगा कि साहब ये तो हमने बहुत बड़ी गलती कर दी और हमारे परिवार का पैसा लगा हुआ था, हमारे रिश्तेदारों का पैसा लगा हुआ था और खास करके हमारे पिताजी को भी झेलना पड़ रहा था कि लोग, जाहिर सी बात है कि भाई जब कुछ सफलता नहीं मिलेगी तो परिवार के लोग उंगली उठाएंगे और कहेंगे कि साहब इन्होंने अपने बेटा को कोई डॉक्टर बनाते ज्यादा अच्छा था, ये कहाँ ये फंसा दिया। जी जी साहब खैर फिर मैंने जब पिक्चर कंप्लीट हो गई तो मैंने फैसला किया, जब सारा रिजेक्शन आ गया तो मैंने फैसला किया कि इस फिल्म को मैं खुद ही इसका वितरण करूंगा, खुद ही रिलीज करूंगा जी और मैंने फिर डिस्ट्रीब्यूशन खोला जी और इस पिक्चर का वितरण हमने खुद किया और ये शायद मेरे लिए ये सब प्रक्रिया मेरे लिए बड़ा एक्सपीरियंस का काम किया, मेरे लिए बहुत मजबूती प्रदान किया और डिस्ट्रीब्यूशन में भी मेरी पकड़ हो गई। फिर अब समझ में आने लगा कि अब जो प्रोडक्शन करना है वो कैसे करना है, सेटअप बनाना है, कैसे फिल्म को बेचनी है, कैसी फिल्में बनानी है, ये एक सिलसिला ये फिट हो गया दिमाग के, अब उनको ऐसे ही करना है। उसके बाद मैंने कई साउथ की फिल्मों को रिलीज किया, कुछ छोटी छोटी फिल्मों को रिलीज किया। उस जमाने में साउथ की फिल्मों को डब करके रिलीज करने का बहुत चलन था, तो बहुत सारा काम किया। कुछ विदेशी फिल्में जैसे जो यूएस की फिल्में थी, टर्मिनेटर 1, टर्मिनेटर 2 ऐसी फिल्में आती थी, उन सब का भी हिंदी वर्जन हमने रिलीज किया, वितरण का अनुभव लिया। और उसी दरमियान एक भोजपुरी फिल्म करीब करीब समझिए कि खत्म हो गई थी जी और उसी पीरियड में एक फिल्म आई ससुरा बड़ा पैसे वाला, बूम की। मतलब उसका आप फिल्म देखेंगे तो उसकी फिल्म की क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी, 16 पर बनी थी, उसकी लाइटिंग परफेक्ट नहीं थी, लेकिन कंटेंट बहुत अच्छा था और लोगों को पसंद आया और पसंद इतना जबरदस्त आया कि साहब वो समझिए कीर्तिमान स्थापित करने लगा और फिर से वो फिल्म जो मरणासन स्थिति में था वो फिर से इंडस्ट्री खड़ी हो। मगर ये दुर्भाग्य कह ली, उसी पीरियड में मेरी इच्छा हुई कि अब एक फिल्म बनानी चाहिए, भोजपुरी फिल्म। तो मैंने भोजपुरी फिल्म लाल चुनरिया वाली शुरू किया एज ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर और कास्टिंग किया मैंने गोविंदा के भांजे विनय आनंद। उस जमाने में रिंकू घोष भी स्टार हो गई थी, रिंकू घोष, पुराने जमाने के स्टार राकेश पांडे, विजय खरे, ललितेश झा, प्यारे मोहन सहाय, जो भोजपुरी का एक वेल नोन चेहरा था, उन सबको लेकर के हमने फिल्म बनाई और मुझे उसका म्यूजिक भी बहुत अच्छा किया और सारे बड़े सिंगर, उदित नारायण, विनोद राठौर जैसे सब बड़े सिंगरों से हमने गवाया और उस फिल्म ने कमाल किया, हिट हुई फिल्म। और समझिए कि मेरा जो पीछे का जो ये था वो सब पूरा हुआ और उसके बाद आप देख रहे हैं आज तक की जर्नी, फिर पूजे की जरूरत नहीं हुई। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन भी चल रहा है, फिर मैंने रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी अपना किया जहां मेरा खुद का एडिटिंग, डबिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह का काम मेरा खुद का होता है, बाहर का भी होता है, लेकिन मेरा खास करके हमने ऐसे सोच के बनाया। और मेरे दिमाग में ये शुरू से रहा कि हमको अब जो कुछ करना है बिहार में करना है और बिहार के आर्टिस्टों को लेकर करना है। मेरी अभी कोई भी प्रोड्यूसर अगर आता है तो मैं वैसा ही प्लान करता हूँ कि भाई मुझे बिहार में ही लोकेशन चुनना है, बिहार के ही आर्टिस्टों को लेना है। दूसरी बात, अभी ये कुछ स्टार्स जो भोजपुरी के हैं जिसका प्रोडक्शन कॉस्ट जाहिर सी बात है कि 1 CR के ऊपर जा रहा है, तो मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर के दृष्टिकोण से सोचता हूं कि वो फिल्में बहुत अच्छा बिजनेस नहीं कर रही है आज के दौर में। प्रोड्यूसर को नुकसान हो रहा है, जो वो स्टार तो अपना प्राइज ले ही रहे हैं, तो इस वजह से ये फिर से इंडस्ट्री का ग्राफ जो है वो नीचे आ रहा है। और कुछ ऐसे निर्देशक भी आ गए जो बिल्कुल ही ट्रेंड नहीं थे और अभी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और इसी बीच में एक हमारे असिस्टेंट थे रितेश एस कुमार। अच्छा। तो वो हमारे यहाँ क्लैपर बॉय से अपना करियर शुरू किया था, आज के डेट में वो बहुत अच्छे निर्देशक हैं।
तो उनकी जब भी इच्छा, उन्होंने पहली फिल्म मृदंग की, अच्छा। तो उनकी इच्छा होती है कि भाई वो गुरु मानते हैं, तो उनको लगता है कि सर कहीं ना कहीं हो फिल्म में तो अच्छा रहेगा आशीर्वाद रूप में। तो उनकी पहली फिल्म में भी मैंने एक डॉक्टर की भूमिका की थी। फिर उसके बाद अभी लक्ष्मीनिया एक फिल्म की, तो उसमें मैंने अभी विलेन की भूमिका की। तो ये एक नया सिलसिला ये भी शुरू हो गया है। अभी एक फिल्म मैं और करने जा रहा हूँ, तो ये एक मजा आ रहा है अभी। और मेरी ये प्लानिंग है कि अभी मैं एक वेब सीरीज करूं, बिजनेस को ध्यान में रख करके। और अब तो ओटीटी का ही जमाना है, जब से कोरोना काल आया है, तो ओटीटी के लिए ही फिल्म बनाना बेहतर है। थिएटरली अगर आप छोटी फिल्म बनाते हैं, नए लोगों को लेकर बनाते हैं, तो फिल्म नहीं चलेगी, आपको थिएटर नहीं मिलेगा, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो उससे बेहतर है छोटे लोगों को, थिएटर के लोगों को लेकर के आप कुछ ओटीटी पर कुछ चीजें बड़ी जबरदस्त हिट हुई हैं। और मेरा भी यही प्रयास है कि एक अच्छी माने वेब सीरीज शुरू की जाए और उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो। अभी देखिए एक पंचायत करके एक शुरू हुई थी, ऐसी कई वेब सीरीज है जिससे समझ में आता है कि साहब कंटेंट अच्छा होगा तो लोग पसंद करेंगे। सर सवाल था आपसे जी, पहले जब फिल्म हिट की लाल चुनरिया वाली, तो आपके फादर का क्या रिएक्शन था, वो किस तरह देख रहे, वो बताइए हमारे दर्शक। मेरे फादर, मेरे परिवार के लोग, मेरे रिश्ते, दूर दराज के रिश्तेदार जो हमारी आलोचना करते थे, हमारे फादर की आलोचना करते थे, वो सब सिनेरियो ही बदल गया जी। और हम लोगों का बड़ा प्यार क्या मिलता बोले है। फादर क्या बोले? और भाई एक पिता को इससे बड़ी बात क्या होती है कि वो चाहता है कि मेरा बेटा एक सिक्योर रहे और अच्छा कैरियर हो उसका। उन्होंने देखा अपने जीवन में, बहुत खुश हुए। और वो मेरी फिल्मों में, मेरी पहली फिल्म जब मैं बना रहा था, तो वो खुद ही एक्टर थे, तो उनसे भी मैंने काम कराया था और हमारे स्क्रिप्ट राइटिंग में भी बहुत मदद करते थे जी। हाँ, मेरे यहाँ का वातावरण बिल्कुल फिल्मी था। माँ का बैकग्राउंड बताइए, माँ का क्या रिएक्शन? मेरी मदर डॉक्टर थी और उनकी दिली इच्छा तो शुरू से थी कि भाई बेटा डॉक्टर बने। क्या फिल्मों में इंटरेस्टेड थे? नहीं, वो इसके सख्त खिलाफ थी जी। वो फादर से सुनती होंगी या फादर को देखती होंगी कि भाई संघर्ष भरा जीवन है, तो वो कोई भी पिता अपने बच्चे को नहीं चाहता है कि वो जो संघर्ष हमने झेला है वो मेरा बच्चा झेले। यही सी बात है। बाकी सब खुश हुए, सब लोगों को कहना ही नहीं है, सबका कॉपरेशन मिला। दुर्भाग्यवश पिताजी अब नहीं हैं, माताजी भी गुजर गई हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद, उनका ब्लेसिंग्स ताकत देता रहता है। तो सर आपने कहीं से डिग्री वगैरह या किसी तरह ट्रेनिंग वगैरह किया या फिर अनुभव से सीखा? सबसे बड़ी बात है कि मेरे पिताजी कहते थे कि जब करना है तो फिर आप बेहतर ट्रेनिंग कर लीजिए। इस मुद्दे पर बात आई थी, तो पूना इंस्टीट्यूट के लिए मैंने ये किया था। लेकिन उस जमाने में आपको बीएससी करना होता था। अच्छा, ग्रेजुएशन साइंस से होना चाहिए। तो और खास करके साउंड इंजीनियरिंग में और इस डायरेक्शन में ये जरूरी था। तो ये परेशानी थी, तो फिर हमने यही फैसला किया कि हमको किसी बड़े डायरेक्टर को असिस्ट करना है। तो मैंने बहुत सारे डायरेक्टरों को असिस्ट किया और सच पूछिए बहुत सारे डायरेक्टरों के सेट पे मैं जाके सीखता था। मुकलेस आनंद, सुभाष घई, इन लोगों के साथ काम करने का मुझे देखने का मौका मिला है। बॉम्बे में कभी जब आप थे तो क्या उस समय कभी ऐसा लगा कि हम बॉम्बे छोड़ के जाना पड़ेगा, हमसे काम नहीं? देखिए एक चीज, बात छोड़कर जाने की बात नहीं है। मैं लगा कभी? सत्यजीत राय बंगाल में ही रह करके उन्होंने ऑस्कर जीता था जी। तो उनसे भी इंस्पायरेशन मिलता है कि भाई हमारा बिहार अभी शुरू हुआ है, तो क्यों नहीं हम यहां ही कर करके मेहनत कर करके उसको बढ़ाया जाए, यहीं एक इंडस्ट्री सेटअप की जाए। ये मेरी कोशिश रही। और इस उसी दरमियान प्रकाश झा
जब मैं फिल्म कर रहा था पहली पिक्चर, उस समय प्रकाश झा भी संघर्ष कर रहे थे। उनकी पहली फिल्म हिपी फुर्रे वो रांची में शूटिंग कर रहे थे जी और हम पटना में शूटिंग कर रहे थे। जी और उनका भी हम बहुत बड़ा योगदान मानते हैं। उन्होंने दामूल जो फिल्म बनाई, जी उसमें यहाँ के सारे कलाकारों को काम दिया। सच पूछिए, उनका बहुत बड़ा योगदान है, प्रकाश झा का बहुत बड़ा हम योगदान मानते हैं। और उन थिएटर के कलाकारों को जिनको कोई नहीं पूछता, जी उन सबको एक प्लेटफॉर्म दिया। और सच पूछिए, फिल्म इंडस्ट्री की जो थोड़ी बहुत शुरुआत हुई है अच्छी, वहीं से हुई है। उनको नकारा नहीं जा सकता है, समझ गए। और मैंने भी यही ठाना था, तो मैंने फिर कैमरा और भी खरीदा, फिर इन्वेस्टमेंट किया, एरी लाया, 16 लाया। तो लाइट्समैन कुछ लाते थे हम कलकत्ता से, तो कुछ नए लड़कों को यहाँ तैयार भी करते थे। फिर हमने एक्टिंग एकेडमी भी शुरू किया। मतलब टेक्निकली, क्योंकि हम कैमरा तो था ही, तो लोगों को हम सिनेमाटोग्राफी भी सिखाते थे, सब चीज था मेरे पास में, तो ये सब चला। सर, बिहार में देखिए किसी तरह का ट्रेनिंग का कोई व्यवस्था नहीं है, चाहे किसी भी विधा का हो, चाहे डायरेक्टर हो, अभिनय का क्षेत्र हो, चाहे संगीत का क्षेत्र हो, चाहे किसी तरह का, उस तरह का बॉम्बे में जिस तरह है, दिल्ली में है जिस तरह से, उस तरह का कोई यहाँ कॉलेज नहीं है, जिसके कारण यहाँ के कलाकारों को काफी दिक्कत होती है। देखिए, इसके लिए सबसे बड़ी बात है, सरकार का सहयोग चाहिए। जी अगर कोई शुरुआत करता है, मैंने भी किया था, ये सोच करके कि बहुत सारे लड़के तैयार होंगे, उन्हीं लड़कों को लेकर के हम प्रोजेक्ट भी करेंगे। लेकिन होता क्या है कि जो लड़के आएंगे, उनको प्लेसमेंट तो चाहिए कि भैया वो पैसा खर्च करके आ रहे हैं, वो ट्रेनिंग ले रहे हैं, और उसके बाद उनको प्लेसमेंट नहीं मिलेगा उनके मन का। ये सोच के ही मेरा 1-2 बैच के बाद वो खत्म हो गया। तो मुझे लगा कि नहीं। और दूसरी बात कि एक बड़ा नाम, अभी देखिए बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में सुभाष घई का भी इंस्टीट्यूट चलता है, अनुपम खेर का भी इंस्टीट्यूट चलता है, और वो अच्छा चलता है। लेकिन संजीव टोनी के इंस्टीट्यूट में, क्योंकि संजीव टोनी एक बड़ा नाम नहीं है इंडस्ट्री का, वो एक समस्या है। ये हमने फील किया, और फिर हमने कहा नहीं, बड़ा नाम के वजह से भी लोग हाँ, वो चाहिए। आप कितना भी टेक्निकली एक्सपर्ट हैं, लेकिन आपको चाहिए वो नाम। नाम जब होता है तो लोग उस नाम से खींचे चले आते हैं, चाहे वो उनको सिखाना आता हो या ना आता हो, या उनके इंस्टीट्यूट में जो क्लास ले रहे हैं उनको उसका ज्ञान हो या नहीं हो, लेकिन वो संतुष्ट हैं कि भाई 3 महीने का कोर्स करके हम आए हैं, लेकिन वैसे ही घूम रहे हैं, उनका भी कोई प्लेसमेंट नहीं है। सुभाष घई के यहाँ भी वो क्लास करके आ रहे हैं, तो ऐसा कोई प्लेसमेंट नहीं है, तो बेकार है। क्योंकि इस जगह जिस फील्ड में आप काम किए, उस फील्ड में डिग्री नहीं देखी जाती, उस फील्ड में सबसे जो है काम देखा जाता है, और वो काम से ही लोगों को पहचाना जाएगा, और काम के द्वारा ही काम मिला जाएगा। क्या आप बिहार के, अगर कलाकारों की बात कर रहे हैं जी, तो हम तो यही कहेंगे कि आपको तैयारी के साथ आना है, तो तैयारी थिएटर से बढ़िया और नहीं हो सकता है। आप अपने आप को थिएटर में जाइए, आपका डिक्शन, आपका डायलॉग थ्रो करने का, डायलॉग डिलीवर करने को, ये सब चीज की जानकारी आप वहां सीख के आते हैं। और थिएटर में सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक अनुशासन है। आप वहां से सीख के जब आते हैं तो आप एक कलाकार होते हैं, और बात बनती है, थोड़ा संघर्ष है, लेकिन ऐसे कलाकारों को लोग, आज देखिए बहुत सारे बिहार के कलाकार बुलंदियों पर हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सिर्फ आईने में देख करके कि हम बहुत स्मार्ट हैं, खूबसूरत हैं, और कोई तैयारी नहीं है। खूबसूरत की बात बोले तो बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं जो खूबसूरत नहीं होने के बाद भी अच्छे मुकाम पे पहुंचे हैं, और बहुत सारे कलाकार और बहुत सारे लोग हैं, वो आप क्या कहिएगा, जो चेहरे के कारण या हाइट के कारण या जो भी है कमियां, उसके बावजूद भी क्या वो फिल्म में आ सकते हैं क्या? बिल्कुल। एक जमाना था जो सिर्फ चॉकलेटी लोग ही आते थे, खूबसूरत लोग ही आते थे, उनका हाइट देखा जाता था, लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। आज के डेट में है कि आपके अंदर कला, आपकी एक्टिंग अगर है तो चेहरा कोई मायने नहीं रखता है, आपका हाइट कोई मायने नहीं रखता है, वो तो है। लेकिन हाँ, लीड एक्टर जो है, जो खास करके नायक की भूमिका में है या नायिका की भूमिका में है, तो दर्शक चाहता है कि उसको, वो अपने आप को उस हीरो से कंपेयर करता है दर्शक, तो वो थोड़ा अच्छा चाहिए। बाकी कैरेक्टर आर्टिस्ट के लिए कोई भी चेहरा नहीं चाहिए, कोई खूबसूरती नहीं चाहिए। सर, सवाल ये है कि
जीवन में आपने जो यहाँ तक पहुंचा है, और क्या तमन्ना है आगे करने का? मेरा एक ही है कि बिहार में एक समृद्ध फ़िल्म इंडस्ट्री बने और शायद उस दिशा में कार्य शुरू हो गया है। अभी बिहार सरकार का प्रोत्साहन नीति सुन कर के हमको बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक चीज़ की तकलीफ़ भी हुई। सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि अभी कुछ कॉन्क्लेव वगैरह या कुछ लोगों को शायद मीटिंग के लिए बुलाया हमारे उप मुख्यमंत्री ने। लेकिन सिर्फ़ कलाकार क्यों आए? कलाकार तो मेकिंग नहीं कर सकते हैं ना। नहीं। और सबसे बड़ा नाम तो मैं समझ रहा था कि प्रकाश झा जुड़ेंगे और भी बड़े-बड़े जो मेकर्स आएँगे, तभी तो फ़िल्म इंडस्ट्री का ये होगा ना। आप अब कलाकार हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा और किसी को ये नहीं करूँगा, लेकिन ज़्यादातर लोग सिर्फ़ कलाकार आए। और जो लोग मैं बरसों से हूँ, सारे लोग मुझे जानते हैं, उसके बावजूद कोई इन्विटेशन नहीं था, कोई पता ही नहीं था। जी। मुझे न्यूज़ से दूसरे लोगों से पता चलता है कि भाई ये हुआ, वो हुआ, लेकिन ज़्यादातर कलाकार आए और लोग कह रहे हैं साहब सर आप तो नहीं थे। तो हमने कहा भाई हम तो नहीं थे, बुलाया ही नहीं गया तो मैं क्यों जाऊँ? ठीक है। सर सवाल ये है कि आप अच्छी फ़िल्मों कला के क्षेत्र में बनाना चाहते थे। कोई ऐसी स्टोरी रह गई, ऐसा स्टोरी जिस पे आप फ़िल्म बनाना चाहते थे और किसी कारण से ना बन पाया, या फिर आगे कुछ? देखिए सबसे बड़ी समस्या है आर्थिक। जी। और कोई भी फाइनेंसर ये हिम्मत नहीं जुटा पाता है कि फ़िल्म में पैसा लगाया जाए और आप जो है ये हमने नहीं देखा। ये बिहार में एक बड़ा ये है। लेकिन अभी जो प्रोत्साहन नीति आ रही है, तो वो थोड़ा एक हिम्मत की बात है। कोई भी प्रोड्यूसर हिम्मत कर सकता है कि भाई उसको सब्सिडी मिल जाएगी, लोकेशन फ्री मिल जाएगा और उससे बिहार सरकार को भी फायदा है। रेवेन्यू जो हम बाहर दूसरे स्टेट में खर्च कर रहे हैं, वो यहाँ खर्च करेंगे, यहाँ के लोगों को मिलेगा, टेक्नीशियंस को फायदा होगा, यहाँ के बहुत सारे श्रमिक हैं उनको फायदा होगा, होटल्स को फायदा होगा। जी, एक डायरेक्टर होने के नाते जब आप शूटिंग पे जाते थे, तो आपको जैसे अपने फ़िल्म की शूटिंग करना, तो सबसे ज़्यादा आपको परेशानी किस चीज़ से होता था? जैसे शूटिंग पे गए, कलाकार से बहुत ज़्यादा रीटेक होने पे, या कोई लेट से आता है, या फिर कुछ कैसे? देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम ज़्यादातर नए कलाकारों के साथ काम करते हैं। जी। और वो जो थिएटर से आते हैं, उनमें बहुत सारी कमियाँ तो होती ही हैं। उनको टाइम की पंक्चुअलिटी का पता नहीं है, उनको बहुत सारी दिक्कतें तो आती हैं, मगर उस हालात में भी उनको हम सिखाते हैं, उनको रास्ते पर लाने की कोशिश करते हैं और हम समझते हैं कि 10 गड़बड़ है तो एक सही है। जी। है कि नहीं? हाँ। तो ऐसा होता है, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जब आपको एक अच्छा माहौल बनाना है, आपको एक फ़िल्म इंडस्ट्री खड़ी करनी है, तो ये सब चीज़ झेलना होगा। और सपोज़ दैट सर मुझे डायरेक्टर बनना है, तो हम क्या करें, कैसे करें जो हम मैं तो यही डायरेक्टर? कहूँगा कि आप किसी अच्छे निर्देशक को असिस्ट करिए। जी। क्यों? कि आप जो ट्रेनिंग की एक उम्र होती है और आप वो शायद नहीं है, एक जनरल बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे बेस्ट है कि आप जो है वो असिस्ट करें।